हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य सिविल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को। तो आपका पहला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। देखिए, ये लेटेस्ट प्रश्न है आपका, बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है। ये भी 2023 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। देखिए, अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार पंचायती राज के किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और मतदान के लिए 18 वर्ष। तीसरा प्रश्न है आपका, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। चौथा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी, और तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक विकास। इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1992 में पारित हुआ और इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायतों से संबंधित है। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। ये देखिए, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, 2020 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। सातवां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और इसका उत्तर क्या होगा? डी, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत किया गया और इसके ठीक बाद ही 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया। आठवां प्रश्न है आपका, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। जैसा कि हमने अभी देखा, और किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इसका ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्ति का, दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा न्यायिक शक्ति का और चौथा क्या है? प्रशासनिक शक्तियों का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4, निर्णय लेने की शक्तियां, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। देखिए, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है। और 10वां प्रश्न है आपका, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10वें का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, संविधान के भाग 9 के अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 243 यम के तहत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए लेटेस्ट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? तीनों में, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों राज्यों में आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्थान में स्थान आरक्षित है। ये भी लेटेस्ट प्रश्न है आपका 2020 का। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन है, पंचायती राज में। कितना परसेंट आरक्षित है महिलाओं के लिए? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33%, जो कि 1/3 सीट बनता है। और साथ ही बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जिसने इस महिलाओं की हिस्सेदारी पंचायती राज में बढ़ा करके 50% कर दी है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने 50% आरक्षण को वैध किया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए। 13वां प्रश्न है आपका, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो अभी जो ऊपर वाला प्रश्न हमने देखा था, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जैसा अभी हमने देखा ऊपर कौन सा प्रश्न था? ये था। इसमें क्या? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है और नीचे वाले में क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वही है। इनको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, 14वां प्रश्न है आपका, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जो राज्यसभा में पास नहीं हो सका। बाद में 73वां संविधान संशोधन बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15वां, कि किस संवैधानिक संशोधन
के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992। ये ईयर याद रखिएगा, 1992। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो अभी हमने देखा पंचायती राज प्रणाली से। 17वां आपका, एक पंचायत समिति किसी स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ये देखिए, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक प्रखंड जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ प्रशासनिक और विकास कार्यों के संचालन हेतु पंचायत समिति का गठन किया जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विलोकन। ये इनके शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। 19वां प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या गठित करती है? ये भी देखिए, ये प्री 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है। चलिए 20वां प्रश्न है आपका, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकृत है। ये भी देखिए 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। देखिए, पंचायतों के लिए मिलने वाले करों, अनुदानों और वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन केवल राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य वित्त आयोग ही करता है। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22वां, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ये देखिए, ये भी लेटेस्ट मान सकते हैं, 2023 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। देखिए, 1952 में शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा को देश के पहले प्रमुख ग्रामीण विकास के पूरक के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में। और इसको जो है राष्ट्रीय विकास सेवा जो है, ये 1953 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पूरक के रूप में इसको स्थापित किया गया था पहले। चलिए 23वां प्रश्न है आपका, पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके वर्ष के साथ मिलाइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो देखिए, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का दूसरा, ए CS हनुमंत राव 1952, बी का चौथा GVK राव, इसका उत्तर हो जाएगा 1957, और सी का पहला अशोक मेहता 1985, और LM सिंघवी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी का 3, ये हो जाएगा 1984, और इस बलवंत राय मेहता का क्या हो जाएगा? 1978। अगला भाग है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। देखिए, इंदिरा साहनी ऐतिहासिक फैसला 1952 में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को वैध और क्रीमी लेयर की अवधारणा से संबंधित है। 25 अगला प्रश्न है आपका, जो कि 25वां है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206। देखिए, व्याख्या, वर्ष 2007 में तत्कालीन संशोधन के उपरांत आधिकारिक अनुसूची में शामिल अनुसूचित जातियों की कुल संख्या बढ़कर 1206 हो गई थी। यह वर्ष काल की बात है। चलिए 2026वां प्रश्न है आपका, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबा साहब कलेलकर। और ये पिछड़ा जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये है आपका अनुच्छेद 340 के तहत है। और ये कब गठन किया गया था? इसका गठन हुआ था 1953 में, प्रथम पिछड़ा जाति वर्ग आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? काका साहब कलेलकर। 27वां प्रश्न है, किस समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? पहला आपका ऑप्शन है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा ऑप्शन है बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में शर्म। चौथा ऑप्शन है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। देखिए, ये सारे होते हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक लक्षण या विशिष्टताएं होती हैं। चलिए 28वां प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए चलित न्यायालय का अनूठी अवधारणा को विकसित किया। 29वां प्रश्न आपका, जनहित याचिका
पीआईएल की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। तीसरा प्रश्न है आपका, किस राज्य ने पहला लोकायुक्त स्थापित किया था? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं हम। 31वां प्रश्न है, भारतीय प्रशासन और विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये भी देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति और कार्यान्वयन से। भारतीय सचिवालय और कार्यकारी निदेशालयों के बीच कार्यों का विभाजन स्प्लिट सिस्टम कहलाता है, जहाँ सचिवालय का काम नीति निर्माण है और निदेशालय का काम उसे क्रियान्वयन करना है। चलिए आज के लिए अगला प्रश्न है आपका, नौकरशाही का कार्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए नौकरशाही का जो कार्य होता है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, तीनों काम होते हैं। देखिए 33वां प्रश्न है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्यपाल। देखिए 10वीं अनुसूची को छोड़कर जिसमें अयोग्यता का निर्धारण जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसको छोड़ करके संविधान के जो अनुच्छेद आपका 192 है उसके तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण। 34वां प्रश्न है आपका, देखिए 34वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? ये देखिए 24 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। 35वां प्रश्न आप देखते हैं, अब निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श। 36वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। 37वां प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानूनों में परिवर्तन से। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहा है? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए जे.एस. वर्मा। 39वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो था वो थे अशोक कुमार मुखर्जी। 41वां प्रश्न आपका, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? ये देखिए 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा 41वां का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी टी.एस. त्रिमूर्ति। देखिए 2022 में ये थे अस्थायी प्रतिनिधित्व, और वर्तमान में जो यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं पी हरीश। क्या नाम है उनका? पी हरीश, याद रखिएगा इस बात को। 42वां प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। 43वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कौन थे? देखिए वर्ष काल में जो आपके थे वो कोफी अन्नान थे, ठीक है। 44वां प्रश्न आपका है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है? देखिए 2024 का प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा 44वें का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। पहला राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा है आपका 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होता है। 45वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे है? ये लंदन में स्थित है, और ये गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा और जागरूकता के लिए कार्य करता है। सॉरी 46वां प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। देखिए भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1987 में कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई थी। 47वां प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1965 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना की गई थी। 48वां प्रश्न देखते हैं, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, अध्यक्ष थे? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एम एन वेंकट
चलैया, ठीक है। 49वां प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्री एस.सी. सीतलवाड़ा। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले आधिकारिक विधि आयोग का गठन जो था वो आपका हुआ था 1955 में। 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे पहले देश के महान्यायवादी श्री एस.सी. सीतलवाड़ा बने। 50वां प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, अधिकार संबंधित जो नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। 51वां प्रश्न है आपका, यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। 52वां प्रश्न है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। 93 प्रश्न है आपका, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो थी 1985 में की गई थी। दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, याद रखिएगा। इसका मूल लक्ष्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। और इसकी जो स्थापना कहाँ हुई थी दक्षेस की? इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। चलिए 54वां क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्साये की संधि। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित जो वर्साये की संधि थी, उसका भाग 1 के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और ये कब हुआ था संधि पे हस्ताक्षर? वर्साये की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था 1919 में, ठीक है। चलिए 55वां क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका उत्तर प्रश्न काल में कौन नहीं था? इसमें से जापान है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य हैं। 56वां क्वेश्चन है आपका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021 से। चलिए 57वां क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में ख्याति या सफलता प्राप्त की? ये देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। देखिए ये जो ऑपरेशन था ये 1978 में, ऑपरेशन बरगा जो था 1978 में बंगाल के वामपंथी सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये किससे रिलेटेड था? ये संबंधित था भूमि सुधार कार्यक्रमों से, जिसमें जो बटाईदारों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक दर्ज कराने, मतलब उनको मालिकाना हक देने के लिए और उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ये ऑपरेशन लाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।